हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी अगस्त महीने की पहली क्लास होगी। 1 से लेकर 5 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनहैंस्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम। व्हाट इज द इंक्रीज्ड मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर दिस स्कीम। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्रालय ने हाल ही में एक उन्नत मॉडल कौशल योजना शुरू की है। इस योजना के लिए अधिकतम ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सबसे पहले सही उत्तर जानेंगे, फिर इसके बाद में चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.5 लाख रुपीज़। ठीक है ना। इंक्रीज्ड मैक्सिमम लोन लिमिट फॉर दिस स्कीम, यानी कि बढ़ाई गई जो मैक्सिमम लोन लिमिट है वो 7.5 लाख रुपीज़ है। ये चीज़ आप लोग याद रखना आप। ठीक है, पहले मैक्सिमम लोन लिमिट जो हुआ करती थी वो कितना हुआ करती थी, 1.5 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। ठीक है ना, पहले ये लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपीज़ हुआ करती थी, 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी, और अब इसे बढ़ाकर 7.5 लाख 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, इनहैंस्ड मॉडल लोन स्कीम, ये जो बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इनहैंस्ड मॉडल लोन स्कीम, ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जयंत चौधरी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और ये जो जयंत चौधरी जी हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं। ठीक है, ये रिवाइज्ड स्कीम एनुअली, क्योंकि ये इन्हेंस्ड है, बढ़ाया गया है लिमिट। ये स्कीम पहले से ही थी, ये रिवाइज्ड करके फिर से लॉन्च की गई है। ठीक है ना, तो स्कीम तो पुरानी से ही चली आ रही है। तो ये जो रिवाइज्ड स्कीम है ये एनुअली यानी कि साल भर के दौरान 25,000 स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाएगी। ठीक ना, 25,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये मॉडल स्किल लोन स्कीम जो है ये क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है, जिसको कि 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस नई स्कीम में प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और फॉरेन बैंक्स के अलावा एनबीएफसीज, एमएफआईज और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी एलिजिबल लेंडर के रूप में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको किसको एलिजिबल लेंडर के रूप में इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, ठीक है, फॉरेन बैंक्स, इनके साथ साथ एनबीएफसीज को भी इसमें शामिल किया गया है। एनबीएफसीज, एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनको भी शामिल किया गया है। इनके साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफबीज को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो लोग हैं, ये जो संस्थान है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब एलिजिबल लेंडर के रूप में शामिल किया गया है इनको इस स्कीम के तहत में। 7.5 लाख रुपए इंक्रीज लिमिटेड, 1.5 लाख रुपए पहले हुआ करती थी। मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को बता दी गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। In order to enhance solid waste management and sanitation in 100 cities across 8 states in India, Asian Development Bank and Government of India has recently signed how much amount of loan agreement? क्या कह रहा है ये, भारत के 8 राज्यों के 100 शहरों में विशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। 200 मिलियन यूएसडी का ऋण एग्रीमेंट साइन किया गया था। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, किसके द्वारा कितने अमाउंट का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया ये पूछा जा सकता है, यही पूछा जाएगा। तो ये याद रख लो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 200 मिलियन यूएसडी का लोन एग्रीमेंट अभी हाल ही में साइन किया गया। क्यों साइन किया गया, जिससे कि इंडिया के 8 स्टेट्स में 100 सिटीज़ को जो उनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और जो उनका सैनिटेशन है उसको इन्हेंस किया जा सके। तो कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से, कुछ इन्फॉर्मेशन आंसर से मिलती रहती हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। आप लोग चीज़ों को याद करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
the Reserve Bank of India's digital payment index RBI DPI increased to 445.5 at the end of the March 2024, marking a 12.6% year-on-year increase compared to March 2023 across all parameters. It was 418.77 in September 2023 and 395.57 in March 23. The index is composed of how many broad parameters? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। फिर से क्वेश्चन एक बार पहले समझाता हूं। भारतीय, देखो कुछ इंफॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन से मिल रही है, मैं बता रहा हूं, तो वो चीज याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है, करता ही है। तो जो क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिले उसको भी याद कर लिया करो, जो एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैं इंफॉर्मेशन बताऊं उसको भी याद कर लिया करो, तभी जाके चीजें बन पाएंगी, तभी जाके काम हो पाएगा, अदरवाइज कोई फायदा बहुत ज्यादा रहने वाला नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है ये समझो। भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2024 के अंत में बढ़कर 445.5 हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कितना बढ़ के हो गया, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल रही है। जो सभी मापदंडों पर मार्च 2000 की तुलना में 12.6% ईयर ऑन ईयर वृद्धि दर्शाता है, यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करेंगे तो 12.6% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये याद कर लेना आप लोग यहाँ से। ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी गई है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, सितंबर 2023 में ये 418.77 और मार्च 2023 में ये 395.57 था, यानी कि सितंबर में कितना था और मार्च में कितना था ये भी बताया गया है। ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। अब पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है भैया सूचकांक कितने व्यापक मानदंडों से बना हुआ है। जो ये सूचकांक है इसके कितने पैरामीटर्स हैं ये इसमें पूछा गया है। जो ये आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है, आरबीआई डीपीआई होता है, इसमें कितने ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। ये जो सूचकांक निकाला जाता है तो कितने पैरामीटर्स पर ये सूचकांक निकाला जाता है ये इसमें पूछा गया है। और ये पूछने के लिए इसने बताया क्या क्या है, इसने बताया है कि आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो मार्च 2024 के एंड में बढ़कर इतना हो गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भैया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी हुई, 12.6% की हुई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है भैया। मार्च 2024 में कितना था ये बताया गया है, सितंबर 2023 में कितना था ये बताया गया है, ठीक है ना। हाउ मेनी ब्रॉड पैरामीटर्स आर देयर इन इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक ना। तो पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि ये जो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसमें कितने ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं, कितने पैरामीटर पर ये इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, इस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। और पुराने स्टूडेंट आप लोग रहे हो, लगातार पढ़ते आए हो या कहीं कहीं और से भी पढ़ रहे हो, बैंकिंग के सीरियस एस्पेरेंट्स हो, तो आपको ये चीजें पता होंगी। नहीं पता है तो मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहले इसका आंसर जानेंगे फिर चीजों को एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आंख, कान, नाक, गला, मुंह, धमनियां, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, किडनी सब खोल लेना, सुनना ध्यान से, पहले इसका आंसर जानो। सही उत्तर इसका हो जाएगा 5, सही उत्तर हो जाएगा इसका 5, यानी कि इंडेक्स कंपोज्ड 5 ब्रॉड पैरामीटर्स। टोटल कितने, 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना भैया, 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, ये चीज आप लोग जान लो, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से दी गई, कुछ पूछा गया, क्वेश्चन वाले इन्फॉर्मेशन भी बता दिया गया, जो पूछा गया था वो भी बता दिया गया था। अब चीज़ों को एक्सपांड करने का समय आ रहा है, सुनो ध्यान से। अगले 2-3 मिनट जो है पूरी तरीके से समर्पित कर दो। मुरारी बापू की कथा आप लोग सुनते हो, रील्स वगैरह देखते हो आजकल, तो वो देखने के साथ साथ में 2-4 मिनट हमें भी दे दो, सुन लो हमें 2-4 मिनट, चीज़ें यहीं याद करा देता हूँ, आगे का टंटा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे इंडिया में डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट का अनुमान लगाने के लिए, यानी कि जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं उसका कितना डिजिटाइजेशन हुआ है, इसका अनुमान लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिसको कि हम लोग आरबीआई डीपीआई बोलते हैं, इसे जनवरी 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था और मार्च 2018 को बेस ईयर बनाया गया था इसका। तो ये दोनों चीज़ भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। टोटल 5 मेन पैरामीटर्स हैं, ये इसमें पूछा गया था, यही बता दिया गया है इस इंडेक्स के, और सभी पैरामीटर्स के अलग अलग वेटेज हैं। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सारे पैरामीटर्स में बता रहा हूँ, पीडीएफ में भी मैं दूंगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ना, और किसका किसका कितना कितना वेटेज है ये भी मैं बता रहा हूँ। पहला पैरामीटर है पेमेंट इनेबलर्स, ठीक है ना भैया, क्या है, पेमेंट
इनेबलर्स, ठीक है, ये पहला पैरामीटर है। इसका वेटेज भैया 25% का है। दूसरा पैरामीटर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर, इसका वेटेज भैया 10% का है। तीसरा पैरामीटर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, एक डिमांड साइज है एक सप्लाई साइड है, तो डिमांड साइड का 10, सप्लाई साइड का 15% वेटेज हो गया। ये 3 पैरामीटर हो गए। चौथा पैरामीटर है पेमेंट परफॉर्मेंस, पेमेंट परफॉर्मेंस इसका जो वेटेज है 45% का है। पांचवा और अंतिम जो पैरामीटर है वो है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इसका जो वेटेज है भैया ये 5% का वेटेज हो गया, ठीक है ना। तो ये 45%, ये 5% यानी कि 50% हो गया, ठीक है ना। ये 60% हो गया, ये दोनों मिला के 40 यानी कि 100% टोटल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना। ये 5 के 5 आपके पैरामीटर्स हैं, इनके सबके वेटेज भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। साथ ही साथ में ये भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। और क्या याद करना है, और ये भी याद रख लेना, और ये भी याद रख लेना, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लेना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें ज़्यादा जरूरी थी वो सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दी गई हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का PDF भी आप लोग जाके पढ़ेंगे जब आप लोगों को PDF अवेलेबल कराई जाएगी तब। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। In order to facilitate loans to MSME sector, which organization has recently entered into a co-lending partnership with C2 Trends and Ugro Capital? MSME क्षेत्र को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में C2 Trends और यूग्रो कैपिटल के साथ में सह ऋण साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, को लेंडिंग का यहाँ पे बात हो रहा है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, सही उत्तर इसका सिडबी हो जाएगा। सिडबी ने अभी हाल ही में C2 ट्रेंड्स और यूग्रो कैपिटल के साथ में एक को लेंडिंग पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि जो MSME सेक्टर है इनको लोन फैसिलिटेट किया जा सके, इनको लोन की सुविधा दी जा सके, इनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। को लेंडिंग फ्रेमवर्क के तहत में ये पार्टनरशिप हुई है। को लेंडिंग फ्रेमवर्क के तहत में बैंक्स और एनबीएफसीज लोन का कितना प्रतिशत वेयर करती हैं, ये आप लोगों को हवाले में छोड़ रहा हूं। ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है, और पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि पिछली कई क्लासेस में मैंने बताया हुआ है, तो याद कितना रह रहा है आप लोगों को ये भी जानने का मेरा राइट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बताओ। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में देख रहे हो तो कमेंट कर बता दो, पेड क्लासेस में देख रहे हो तो रिकॉल कर लो, क्योंकि कमेंट का ऑप्शन शायद वहाँ पे नहीं होता है, तो रिकॉल कर लो। नहीं पता है तो गूगल कर लो, जान लो, जानना जरूरी है। सिडबी की यहाँ पर जो बातचीत हुई है, सिडबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नवाबों का शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ये सिडबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। सिडबी के CMD की बात करेंगे, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो मनोज मित्तल जी जो हैं वो सिडबी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मनोज मित्तल से पहले सिडबी का CMD कौन था, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है, क्योंकि मनोज मित्तल अभी हाल फिलहाल में ही अपॉइंट हुए हैं। सिडबी के बारे में मैंने बता दिया। सिडबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ, तो ये आप लोग मुझे याद दिला दो। नाबार्ड से भी RBI, इनका सबका हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, और इनके चेयरपर्सन, MD एंड CEO तो होंगे नहीं, चेयरपर्सन, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सब चीज़ें जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा इसी टाइम पर आप लोग रिकॉल कर लोगे तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा, हमारे लिए भी बेहतर रहेगा। और यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट कर दो, बाद में पढ़ के मैं भी याद कर लूँगा, मुझे भी याद हो जाएगा ना ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। Tata Power Solar System Limited has recently collaborated with which bank to facilitate easy financing for rooftop solar installation and establishment of electric vehicle charging stations? ठीक है, क्या बोल रहा है? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना के लिए आसान वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ में सहयोग किया हुआ है, कोलेबोरेशन किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। सही उत्तर का अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, समझो आप लोग। बैंक ऑफ इंडिया और टाटा पावर सोलर सिस्टम ने भी हाल ही में कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिससे कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग स्टेशन होता है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जा सके, और इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो फिनेंसिंग वाली सुविधा है, जो लोन वाली सुविधा है, वो प्रदान की जा सके। तो बैंक ऑफ इंडिया और ये
TPSSL, इन दोनों ने हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखो। सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस दोनों के लिए फिनेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करने वाली पहली सोलर कंपनी बन गई है TPSSL। तो ये भी याद रखना, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करने वाली, ऐसा करने के लिए पार्टनरशिप करने वाली पहली कंपनी बन गई है। ये भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सपांड कर देते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं, थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो अब 2-3 किलोवाट तक की अगर हम लोग बात करें, अब 2-3 किलोवाट, 3 किलोवाट तक के इंस्टॉलेशन के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रेजिडेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो 2 लाख रुपए तक का लोन, कितने रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का लोन 7.1% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ले सकते हैं और 5% मार्जिन मनी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। ठीक है, और ये जो लोन होगा ये कोलेट्रल फ्री लोन होगा और 10 साल 10 इयर्स का रिपेमेंट टेन्योर है इसका। ठीक है ना, ये भैया बात हो गई 3 किलोवाट तक की। अब अगर हम लोग बात करें 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक के लिए, तो 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के लिए अप टू 6 लाख रुपीज़, यानी कि 6 लाख रुपीज़ तक का लोन अवेल कर सकते हैं और इस पे 8.3% से लेके 10.25% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसके बीच में इंटरेस्ट रेट इस पे लगेगा। ठीक है, उद्यम रजिस्टर्ड MSMEs जो होते हैं, यानी कि वे MSMEs जो उद्यम रजिस्टर्ड हैं उनको अप टू 30 करोड़ रुपीस तक का लोन ले सकते हैं और ये 9.35% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे मतलब ले सकते हैं। फरवरी 2024, ठीक है ना, फरवरी 2024 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई थी। टोटल 75,021 करोड़ रुपए के बजट आउटलेट के साथ में। तो ये अमाउंट भी याद रख लेना, क्या अमाउंट है, 75,021 करोड़ रुपए, 75,021 करोड़ रुपए याद कर लेना। फरवरी 2024 में ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई थी। तो इस क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम हम लोगों ने कर दिया और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आप लोगों को यहीं पे याद हो गया होगा, PDF पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि PDF पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, मैं याद कराने की कोशिश क्लास में ही करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर फाइंडिंग दैट एन ऑर्डर पास्ड इन 2023 exonerating the AMC was erroneous and prejudicial to the interest of the securities market, how much penalty has recently been imposed by SEBI on HSBC Asset Management India Private Limited? ठीक है, क्या कह रहा है, यह पाते हुए कि 2023 में AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दोष मुक्त करने वाला पारित आदेश त्रुटिपूर्ण था और प्रतिभूति बाजार के लिए हानिकारक था। हाल ही में सेबी ने HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है ना, 2023 में सेबी ने HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दोष मुक्त कर दिया था, दोष मुक्त करने का आदेश दिया था कुछ एक इरेगुलरिटीज़ के कारण। ठीक है, लेकिन उसे अब ये पाया गया कि जो दोष मुक्त उस समय किया गया था वो त्रुटिपूर्ण था, मतलब दोष मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। जो भी चार्जेस थे उस पर HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे लगे हुए थे उस समय, वो सही थे। तो फिर अभी क्या किया है कि सेबी ने फिर से HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर पेनल्टी लगा दी है। कितने की पेनल्टी लगाई है इसमें पूछा है, 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ें इससे पहले कुछ एक चीज़ें मैं आपको GDP का बता दे रहा हूं। और GDP के लिए भैया मैंने पहले से ही बताया था कि GDP एक पेज पे नोट डाउन करते हुए रहना आप लोग, तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगे, अदरवाइज कोई फ़ायदा रहने वाला नहीं है। तो GDPs आप लोग लिखो क्या क्या है। इंडिया रेटिंग्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, इंडिया रेटिंग्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया रेटिंग्स ने फिनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की GDP 7.5% रहने का अनुमान लगाया हुआ है। ठीक है, RBI ने ये अनुमान 7.2% रहने का लगाया हुआ है। ठीक है, IMF ने ये अनुमान 7% रहने का लगाया हुआ है। ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये अनुमान 7% रहने का लगाया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। बाद में हाय तौबा बिल्कुल नहीं मचनी चाहिए कि सर
जीडीपी के लिए अलग से वीडियो बना दो, जीडीपी के लिए अलग से वीडियो बना दो, क्योंकि जब से कोर्स लॉन्च किया तब से मैंने जीडीपी को कैसे अपडेटेड रखना है, कैसे याद करना है, हमेशा बताया है आप लोगों को कि जीडीपी के लिए अलग से पेज बनाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें लिख के रखो, बाद में किसी के लिए कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को जीडीपी के लिए। तो वो चीज़ें करते रहना, और बीच बीच में मैं बताता भी रहता हूँ। और अब ये अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर में एग्जाम है, जीडीपी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वन लाइनर क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। संजय शुक्ला, ठीक है ना, संजय शुक्ला जी को अभी हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी के रूप में अपॉइंट किया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया, किसको सक्सीड किया, किसकी जगह पे इनको बनाया गया है? तो ऑप्शन में देखो ये भी दिया गया है, शारदा कुमार होता जी को रिप्लेस करके, सक्सीड करके इनको नेशनल हाउसिंग बैंक का एमडी बनाया गया है अभी हाल ही में। बस इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म करते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद गोक्वी टू लॉन्च द स्मार्ट विटाल प्लस स्मार्ट वॉच फॉर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स? ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच लॉन्च करने के लिए गोक्वी के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। भैया कोटक महिंद्रा बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक याद कर लो, गोक्वी याद कर लो, इससे ज़्यादा और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट विटाल प्लस स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया है जिससे कि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वगैरह किया जा सके, इससे ज़्यादा और डीप में नहीं जाएंगे। कोटक गोक्वी स्मॉल विटाल प्लस स्मार्ट वॉच नाम से इसे लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई के द्वारा ये पावर्ड है, ठीक है ना, एनपीसीआई के द्वारा ये पावर्ड है। वियरेबल कॉन्टेक्टलेस रुपे पेमेंट सोल्यूशन है ये बेसिकली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently become the first private sector bank to launch the RuPay credit card with both UPI and नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी फीचर्स? हाल ही में कौन सा बैंक यूपीआई और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी दोनों सुविधाओं के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर भैया आरबीएल बैंक हो जाएगा, सही उत्तर आरबीएल बैंक हो जाएगा। आरबीएल बैंक पहला प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन गया है जिसने कि अभी रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है यूपीआई और एनसीएमसी फीचर्स दोनों के साथ में। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ऐसा करने वाला पहला बैंक बन गया है आरबीएल बैंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। In order to launch an artificial intelligence driven pillar to help combat payment fraud occurring in cross-border payments, which bank has recently partnered with Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications SWIFT? क्रॉस बॉर्डर भुगतान में होने वाली भुगतान धोखाधड़ी से निपटने में मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पायलट लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हैं। एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान रखना। ठीक है, फिर से समझा दूं एक बार मैं। देखो, एक्सिस बैंक ने स्विफ्ट के साथ में अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों पार्टनरशिप किया हुआ है? जिससे कि जो पेमेंट फ्रॉड होते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के दौरान, उसके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। स्विफ्ट का फुल फॉर्म याद कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है कई बार। ठीक है, कई बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आरबीआई के एक डेटा के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2024 में इंडियन बैंकिंग सेक्टर में टोटल 36,075 नंबर ऑफ केसेस दर्ज किए गए हैं। ठीक, इसका पीडीएफ भी आप लोग पढ़ लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Which fintech company has recently launched India's first near field communication card sound box integrating NFC card payment technology with mobile QR payments? ठीक है, हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने भारत का पहला नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है जो मोबाइल क्यूआर भुगतान के साथ एनएफसी कार्ड भुगतान तकनीकी को एकीकृत करता है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर इसका हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। How much amount of loan agreement has recently been signed between the Government of India and the World Bank to construct the Green National Highway Corridor projects? ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक, क्वेश्चन बढ़िया है। भारत सरकार ने हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच
ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कितनी राशि की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, 500 मिलियन यूएसडी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 500 मिलियन यूएसडी का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिससे कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सके, बनाया जा सके। तो ये अमाउंट आप लोग याद कर लेना, ये चीज़ें जरूरी हैं, ये अमाउंट जरूरी है। ठीक है ना, किसके किसके बीच में लोन एग्रीमेंट साइन किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। अमाउंट देके पूछ लेंगे कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए इंडिया ने 500 मिलियन यूएसडी का लोन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में साइन किया, तो उस कंडीशन में आंसर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इस तरीके से समझने की भी कोशिश करिएगा। मई 2026 तक इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और इस प्रोजेक्ट के तहत सेफ और ग्रीन हाईवेज का निर्माण किया जाएगा, सुरक्षित और हरित हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। 18.5 साल 18.5 ईयर्स का लोन पीरियड होगा इसका, इतने बीच में आप लोगों को लोन इसका मतलब पे कर ही देना है। 5 ईयर्स का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है कि अगर 18.5 साल में आप लोन नहीं दे पाते हो तो 5 साल का समय आप लोगों को मतलब भारत सरकार को और दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 4 राज्यों को कवर करेगा। ठीक है, 4 स्टेट्स को कवर करेगा। पहला स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तीसरा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। ठीक है ना भैया। चौथा स्टेट कौन सा है, आंध्रा। चौथा स्टेट है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इन चारों राज्यों में टोटल 781 किलोमीटर 781 किलोमीटर्स का रोड निर्माण होगा, हाईवे निर्माण होगा। इतने किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही हैं तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर से देख लेना। रॉकेट साइंस जैसा कुछ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, और अगर कहीं पर रॉकेट साइंस जैसा चीज़ें आता भी है तो उसको मैं आम बोलचाल की भाषा में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। In order to offer access to global investing for Indians and non-resident Indians, which Indian firm has recently partnered with Vested Finance INC? भारतीयों और अनिवासी भारतीयों के लिए वैश्विक निवेश तक पहुंच करने के लिए किस भारतीय फर्म ने हाल ही में वेस्टेड फाइनेंस इंक के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर हो जाएगा HDFC सिक्योरिटीज, ऑप्शन नंबर बी। 1 लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वेस्टेड फाइनेंस का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो ये जो वेस्टेड फाइनेंस है ये बेसिकली US बेस्ड कंपनी है, बस इतना ही इसमें जानना है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। Which organization has recently granted payment aggregator cross-border license to 3 merchant payment companies, namely indiaideas.com लिमिटेड, जिसको कि बिल्डेक्स उसकी ब्रांड है, अमेजोन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्लोबल पेमेंट मेजर एडेन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में एडेन भी बोलते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, अभी से एक्टिव हो जाना। हाल ही में किस संगठन ने 3 मर्चेंट पेमेंट कंपनियों को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस दिया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, किस कंपनी ने दिया है और कौन कौन सी 3 कंपनियों को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस दिया गया है, उनके नाम भी बताए हैं। तो उनके नाम भी आप लोग याद करें ना, वो नाम मैंने क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। तो उनके नाम भी भैया याद कर लेना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से की जा रही है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलेगी, कुछ आंसर एक्सप्लेनेशन से मिलेगी, कुछ एक चीज़ें PDF में भी मिलेंगी। तो सही तरीका पढ़ने का जो है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसका एक्सप्लेनेशन में जो ढंग से बता रहा हूं उसको सुनो, उसके बाद में रिवीजन के टाइम पे जाके PDF भी पढ़ो, तब जाके चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक संस्था है, जिसने अभी हाल ही में 3 मर्चेंट पेमेंट कंपनीज को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस दे दिया है। वो कौन सी संस्था है जिसने ये लाइसेंस दे दिया है, ये इसमें पूछा गया है, और किसको किसको लाइसेंस दिया गया है ये इसमें नाम बताया गया है। तो पहले वो नाम जान लेते हैं कि किसको किसको लाइसेंस दिया गया है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का। ठीक है, पहला है indiaideas.com लिमिटेड, जिसकी ब्रांड बिल्डेक्स है। दूसरा है अमेजोन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है ग्लोबल पेमेंट कंपनी है, बेसिकली ये ग्लोबल पेमेंट मेजर है,
एडेन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम एडेन भी है, ठीक है ना। तो इन तीनों को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस किस संस्था के द्वारा अभी हाल ही में दिया गया है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा इनको लाइसेंस दे दिया गया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अब चलते हैं यादों की झरोखों में, ठीक है ना। पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर सुनते ही आपके दिमाग में अगर कुछ पिछला याद आया, कुछ चीज़ें याद आई, कुछ चीज़ें रिलेट कर पाए, तब तो आपकी मेमोरी अच्छी ढंग से पढ़ रहे हो। अदरवाइज आया राम गया राम की तरीके से आप पढ़ रहे हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यादों के झरोखों में ले चलता हूँ, कुछ पिछली कहानियाँ याद कराता हूँ मैं आप लोगों को। पिछली क्लास जो मैंने पढ़ाया हुआ था, एग्जैक्ट क्लास नंबर नहीं मुझे पता, 1 या 2 क्लास पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो क्या आप ये चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो? क्या आप ये चीज़ें याद कर पा रहे हो? याद कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। नहीं याद कर पा रहे हो तो जब तक हम हैं, हमारे साथ जब तक जुड़े हुए हो, तब तक हम याद कराएंगे। उसके बाद में फिर आपकी किस्मत, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का काम क्या होता है वो भी उस क्लास में बताया था। तो काम क्या होता है यहाँ पे बता के क्वेश्चन को अननेसेसरी लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि 3 टाइप के लाइसेंस होते हैं। पहला लाइसेंस होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट, तीसरा होता है बोथ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों, जिसको कि आई एंड ई दोनों बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये बिल्डेक्स है, यानी कि जो इंडिया आइडियाज़.com लिमिटेड बिल्डेक्स है, इसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों का लाइसेंस मिला हुआ है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों का लाइसेंस इसको मिला हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जबकि जो ये अमेज़ोन पे है, अमेज़ोन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको ओनली इंपोर्ट लाइसेंस मिला हुआ है। इसको ओनली इंपोर्ट, केवल इंपोर्ट का लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है ना। अमेज़न पे को भी केवल इंपोर्ट का लाइसेंस मिला हुआ है, और ये जो एडेन इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, इसको भी ओनली इंपोर्ट का मिला हुआ है। यानी कि इन दोनों को केवल और केवल इंपोर्ट का लाइसेंस मिला हुआ है। जो ये बिल्डेक्स है, इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है ना। जुलाई की क्लास जब मैं करा रहा था, जिस टाइम पर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के लाइसेंस के टाइप्स बताए थे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंड बोथ, उस टाइम पे मैंने कैश फ्री के बारे में बताया था। बेसिकली कैश फ्री का ही क्वेश्चन था, तो कैश फ्री को भी लाइसेंस मिला हुआ था, ठीक है ना। तो कैश फ्री को भी पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिला हुआ था। तो कैश फ्री को पेमेंट एग्रीगेटर का जो क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिला हुआ था, वो इंपोर्ट का मिला था, एक्सपोर्ट का मिला था, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का मिला था। ये आप लोग भैया रिकॉल कर लो, बताऊंगा नहीं मैं, ये आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान कर लेना। और इसके साथ साथ ना एक काम और करता हूँ। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, 14 क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे और पढ़ाता हूँ। अननेसेसरी मैं चीज़ें लंबा नहीं करना चाह रहा था, एक अलग से क्वेश्चन नहीं फ्रेम करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा था ये क्वेश्चन। लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं है कि हम इसको भैया छोड़ दें, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर क्या किया है कि पेनल्टीज़ लगा दी हैं, 5 कोऑपरेटिव बैंक्स पर। तो कौन कौन सी कोऑपरेटिव बैंक्स पे कितना कितना पेनल्टी लगाया गया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नोट डाउन आप लोग कर लेना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है ना भैया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है ना। ये मैनपुरी यूपी की है, ये मैनपुरी यूपी की बैंक है। इस पे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दूसरा जो है नागनाथ यूसीबीज, दूसरा है नागनाथ यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये हिंगोली महाराष्ट्र की बैंक है, हिंगोली महाराष्ट्र की बैंक है। इस पे 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया गया है। तीसरा अगर हम लोग जिक्र करें तो तीसरा है श्री कृष्णा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा सा गंदी है तो कोई बात नहीं, उससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आप लोगों को आ रहा है। श्री कृष्णा कोऑपरेटिव बैंक पर जो है ये भी महाराष्ट्र बेस्ड है, और इस पे 2.08 लाख करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया गया है। चौथा जो है वो है अलीबाग,
चौथा है अलीबाग कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, ये भी भैया अलीबाग महाराष्ट्र बेस्ड है और इस पे 2 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है। इनके सबके अलग अलग रीजन्स हैं, रीजन्स में नहीं जाएंगे यार, इतना नेसेसरी लेंदी खींचने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पांचवा और आखिरी जो है वो है हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये मुंबई बेस्ड है और इसका इस पे जो पेनल्टी लगाई गई है 4 लाख रुपीस की लगा दी गई, ठीक है ना। ये मेरी हैंडराइटिंग सच में इतनी गंदी है कि लाइन रूलर नहीं मिल रहा है मुझे, इस वजह से इतना गंदा लग रहा है, मुझे भी गंदा लग रहा है कि मैं कितना ही वाहियात टाइप का लिख रहा हूँ। एक बार रूलर ले आता हूँ मैं, देखो पेज पे भी आपको रूलर दिख रहा होगा ना। अब थोड़ा सा कुछ लिख के देखता हूँ मैं कि लाइन वाइन जब सही सलामत रहती है तब मैं लिख पाता हूँ या प्लेन रहता है तब नहीं लिख पाता हूँ। ट्रायल कर रहा हूँ दोस्त, थोड़ा सा ट्रायल कर रहा हूँ, थोड़ा सा झेल लो ना, आगे के लिए मेरे लिए अच्छा हो जाएगा ना। मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे अलीबाग लिखता हूँ मैं, अलीबाग कोऑपरेटिव बैंक। यार अब तो सही लिख रहा हूँ, इतनी भी बुरी राइटिंग नहीं है भाई मेरी ये अच्छा है, ठीक है ना। और कुछ लिख लेना है जैसे मुझे, जैसे मैं अपना नाम ही लिख ले रहा हूँ राहुल मिश्रा, ठीक है ना। और मैं लिख ले रहा हूँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अगर रूलर है, अगर लाइनें हैं तो थोड़ा बहुत सही लिख पा रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज समझ में ही नहीं आता ना कि देखो ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है, कहाँ से शुरू किया हूँ कहाँ चला जा रहा है। खैर छोड़ो, ये फालतू की बात मैं कर रहा था, ये मुझे ये एक्सपेरिमेंट खुद से कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलो ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई। रूलर फिलहाल हटाते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही मतलब मैं जो लिख रहा हूँ समझ में आप लोगों को आ रहा है ना, बस बाकी ठीक है ना। ये समझ लो कि डॉक्टरों वाली हैंड राइटिंग है, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। Who has recently been reappointed as MD and CEO of the Unity Small Finance Bank? हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा इंद्रजीत कैमटोरा, ऑप्शन नंबर बी। इंद्रजीत कैमटोरा को अभी हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है और अगले 2 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। रीअपॉइंट किया गया है तो 2 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 5 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग 6 अगस्त से आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक पढ़ाई जोरदार तरीके से युद्ध स्तर से करते रहना है। समय अब आप लोगों के पास में बचा नहीं है। धन्यवाद।